चलिए बात कर लेते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। ये हमारे चैप्टर 2 का 5th पार्ट है और ये जितने भी ABCD यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। इससे प्रीवियस वीडियो में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी फार्माकोलॉजी डी फार्म सेकेंड ईयर की, वहाँ पे ये आप देख लोगे, वहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको ये कहाँ से मिलेगा, वैसे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा फॉर हैंड रिटन नोट्स, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो जाके फिर, ठीक है। तो और हाँ, ये जो चैप्टर 4 देख रहे हो ये वाला मैंने कंप्लीट करा दिया है पहले ही। ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, थोड़ा मेरे को लग रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने इसको पहले करा दिया है, ठीक है। तो और इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगी। तो देख लेते हैं थोड़ा बहुत न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। तो देखो, न्यूरोमस्कुलर नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या न्यूरॉन्स का है ना, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका खेल है। उसके साथ साथ मसल्स भी हमारी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं। क्या होता है आपको ये तो पता ही है, जैसे हमारी ये सेल मेम्ब्रेन है मान लो, है ना, मानो, ठीक है। ये वाली क्या हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन है, देखी होगी आपने, इस तरीके से होती है फॉस्फोलिपिड की बनी हुई। तो क्या होता है आपको पता है कि बाहर की साइड जो होता है हमारा सोडियम जो होता है वो ज्यादा होता है सेल के बाहर, यानी मतलब सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। और इनसाइड आपको क्या ज्यादा मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, ठीक। ये ऐसा कब होता है, जब हमारी जो सेल जो होती है वो हमारी रेस्टिंग फेज में होती है, यानी कि उस टाइम पे कोई काम नहीं चल रहा होता है, यानी एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होता। अब किसी तरीके से हमारी सेल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, यानी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है अब, ठीक है। जैसे ही ट्रांसमिशन अब स्टार्ट होगा तो ये जो सोडियम आयंस होते हैं ना, ये अंदर की साइड आने लग जाते हैं, क्या करते हैं, आने लग जाते हैं, और पोटेशियम की मात्रा बाहर ज्यादा होने लग जाती है। अब जैसे ही सोडियम अंदर आते हैं तो डीपोलराइजेशन होता है। क्या होता है, डीपोलराइजेशन, यानी कि हमारे सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। हाँ, ये नॉर्मल प्रोसीजर है, बट ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन भी तो सही नहीं है। अब यही काम ज्यादा हो जाए तो हमारे लिए क्या है, वो बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है। हमें उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी में देखने को मिलेंगे, हमारे अंदर बीमारी स्टार्ट होगी। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, ये जो बहुत बढ़ा हुआ है, ये हमारा रुक जाए। क्या हो जाए, रुक जाए। तभी तो हम क्या दे रहे हैं, मसल्स को रिलैक्स। अब ये मसल्स का खेल क्या कहाँ से स्टार्ट हो गया, अब हमारे सेल में ये होगा, है ना, कि ट्रांसमिशन स्टार्ट होगा तो मसल्स में ही तो जा रहा है। मसल्स क्या, वो भी तो सेल से ही बने हुए हैं हमारे। तो वही है कि ये काम ना दो तरीके से होता है, एक तो सेंट्रली यानी जो ब्रेन से रिलेटेड हो, एक होता है पेरीफेरी। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा पेरीफेरल से रिलेटेड है, जो यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं। यानी जो हमारे पेरीफेरी में भी कौन सा, जो हमारे कंट्रोल में है मूवमेंट, यानी कि जो सोमैटिक, ऑटोनॉमिक का नहीं पढ़ रहे हम यहाँ पे, सोमैटिक का पढ़ रहे हैं। तो ये काम कब होता है हमारा, जब एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन, जब एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। ये किस वजह से रिलीज होता है, जैसे ही कोई भी सेल मेम्ब्रेन में हमारी एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा तो एसिटाइल कोलिन का रिलीज स्टार्ट हो जाएगा। अब एसिटाइल कोलिन का रिलीज स्टार्ट होगा तो सोडियम आयन सेल के अंदर आएंगे और पोटेशियम बाहर जाएगा, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना, फेज 1 हमारा। तो जैसे ही डीपोलराइजेशन हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। बट हाँ, इसी को ही हमें रोकना है। अब ये जो डीपोलराइजेशन है इसी को रोक देंगे, ठीक है। कौन, हमारे जो हम ये पेरिफेरल एक्टिंग यानी ये जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स दे रहे हैं इसको। और ये काम किस जगह पे रुकेगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे रुकेगा। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ये क्या है। देखो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है हमारा, जहां पे नर्व का टर्मिनल हो रहा है, जहां पे न्यूरॉन्स का जो एंड है, ठीक है, नर्व जो टर्मिनल है या एंडिंग है, ठीक है, वो हमारी लास्ट में किससे जुड़ी रहती है, मसल फाइबर से। तभी तो आगे जाके देखते हो कि ये हमारी कौन सी नर्व टर्मिनल है, यहाँ पे ये मोटर न्यूरॉन होती है। क्या होती है, मोटर न्यूरॉन, जो ब्रेन से सिग्नल को हमारे मसल्स तक पहुंचा रही है। तो यहाँ से ये क्या कर रही है, मसल फाइबर तक हमारे क्या आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, और उसकी वजह से ही फिर क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। बस इसी काम को हमें यहाँ पे रोकना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन है, ये खत्म होगा तो क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। बस यही मुझे यहाँ पे आपको समझाना था। चलो अब थोड़ा देख लेते हैं। अब वही बस रीडिंग लगाने का काम है, मेन चीजें आप समझ चुके हो। और हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा, ये तो मैं भूल ही गई थी,
है ना। और मैं आपको बता दूं कि और सब्जेक्ट्स की जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, वो भी हमारा काफी अच्छा चल रहा है। और अगर देखो नहीं हो पाता है सिलेबस, वैसे लग ही रहा है क्योंकि मैंने 1 महीने से कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, कुछ कंडीशन ही ऐसी हो गई थी घर की भी और मेरी भी, ठीक है, जिस वजह से मैं नहीं बना पाई थी। बट अब मैं कंटिन्यू रखूंगी और अप्रैल के मिड तक कोशिश करूंगी कि आपको हर सब्जेक्ट के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलना स्टार्ट हो जाए। इस बार और भी अच्छे तरीके से आपको मिलेंगे, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। चलो देख लेते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट क्या है। उससे पहले मैं ये जो मैंने लिखा है ये समझा देती हूँ मैं आपको। न्यूरो मतलब नर्व्स, ठीक है, यानी नर्व्स का जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो। मस्कुलर यानी मसल्स, ठीक है। ब्लॉकिंग जो प्रिवेंट कर दे या स्टॉप कर दे, एजेंट यानी कि जो भी सब्सटेंस है। तो ऐसे सब्सटेंस जो रोक देंगे नर्व और मसल्स के बीच का जो ट्रांसमिशन हो रहा है ना, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है नर्व्स की वजह से, क्या हुई, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुई। अब उसको कौन ब्लॉक कर देंगे, कुछ एजेंट्स। अब वही एजेंट्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट क्या होता है, ऐसे ड्रग है जो स्टॉप कर देते हैं नर्व सिग्नल को। क्या, नर्व सिग्नल, यानी कि जो हमारे किस एरिया पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, जहां पे हमारे नर्व्स का जो सिग्नल है मसल फाइबर तक पहुंच रहा है। हर न्यूरॉन के एंड पे मसल फाइबर है, वहां पे जाके हमारा सिग्नल पहुंच जाता है। बट सीएनएस से रिलेटेड नहीं चल रहा है, ये पेरीफेरी पे काम हो रहा है। 2 टाइप के ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं। एक होते हैं सेंट्रली एक्टिंग, जो ब्रेन पे काम करेंगे, जो आप पढ़ चुके हो, डायज़ेपाम वगैरह हो गया, जो गाबा रिसेप्टर पे जाके बाइंड होके रीपोलराइजेशन करते हैं। ये रीपोलराइजेशन नहीं करेंगे, ये डीपोलराइजेशन पे काम करेंगे, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। रीपोलराइजेशन यानी रिलैक्सेशन, और ये डीपोलराइजेशन को रोक के रिलैक्स करेंगे मसल्स को, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं नर्व सिग्नल को फ्रॉम रीचिंग दी मसल्स, मसल पे पहुंचने से, जिसकी वजह से टेम्पररी कुछ टाइम के लिए मसल हमारी रिलैक्सेशन हो जाता है या पैरालिसिस हो जाती है। यानी देखते हो कि वो मूवमेंट खत्म हो जाती है हमारी, कोई भी मसल हो, चाहे वो हाथ की हो, पैर की हो, कहीं की भी, है ना, चाहे गर्दन की हो, देखते हो कैसे रिलैक्स हो गई। तो वही होते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। बट ये कहाँ पे नर्व ट्रांसमिशन को रोकते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। और आपने पढ़ा था कि एसिटाइल कोलिन है, वो एक तो मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे काम करता है और एक निकोटिनिक। तो ये निकोटिनिक वाला है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी कि ये एजेंट निकोटिनिक रिसेप्टर पे काम करके अपना एक्शन दिखाएंगे, यानी वहां एसिटाइल कोलिन पे काम होगा इनका, वो अभी हम देखेंगे। इनको हम पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट भी बोलते हैं। अगर आपके एग्जाम में ये इस तरीके से आ जाता है तो घबराना मत, यहाँ पे आप इन्हीं को लिख के आना, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में। सोमैटिक क्यों लिखा है यहाँ पे, ये ऑटोनोमिक से रिलेटेड नहीं है पेरिफेरल एक्टिंग नर्वस सिस्टम में, बट सोमैटिक वाला। ऑटोनोमिक और सोमैटिक में एक अच्छा सा डिफरेंस हमने देखा था कि जो ऑटोनोमिक है उसमें वो हमारा इनवॉलेंट्री है, वो काम हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये जितना भी कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, ठीक है। जो सोमैटिक होता है वो वॉलेंट्री होता है, यानी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होती है, जैसे हाथ पैरों की मूवमेंट पेरिफेरली तो है बट सोमैटिक वाला है, ठीक है। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं आप। नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स में हमारा लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट। अब ये नॉन डिपोलराइजिंग क्यों लिखा है, यानी ये डायरेक्ट मतलब डिपोलराइजिंग पे नहीं काम करेंगे, है ना, मतलब एक तरीके से रोकेंगे उस चीज को, ठीक है, बट दूसरे तरीके से, इसलिए हम इनको नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर बोल रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग जो है डी ट्यूबोक्लोरिन है, डेक्स्ट्रोट्यूबोक्लोरिन, मतलब ये फॉर्म है एक, है ना, उसकी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसका नाम है ऐसा। डी ट्यूबोक्यूरेरिन हो गया, पैन क्यूरोनियम हो गया, पाइप क्यूरोनियम हो गया। पैन, पाइप, डी ट्यूबोक्यूरेरिन के साथ लिखना है आपने। लॉन्ग एक्टिंग यानी कि ये इनका एक्शन जो होगा हमारी बॉडी में वो लंबे समय तक होगा, कम डोज में लंबा एक्शन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट एक्टिंग, जिनका जो मिड में रहेंगे एक्शन में, यानी ज्यादा लॉन्ग ना शॉर्ट एक्टिंग। तो वी क्यूरोनियम हो गया, रो क्यूरोनियम हो गया, एट्रा क्यूरोनियम हो गया। तो ऐसे याद रखो इसे विराट, ठीक है, विराट कोहली से याद रखोगे तो रो की जगह, रा की जगह, है ना, रो लिख के आना, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। शॉर्ट एक्टिंग में देखो तो मेवा क्यूरियम हो गया। डीपोलराइजिंग ब्लॉकर में आता है सक्सिनाइल कोलिन और एक होता है डेकामिथोनियम। तो पढ़ लेते हैं आप थोड़ा बहुत। देखो एक के बारे में हम यहाँ देखेंगे। अगर मान लो डी ट्यूबोक्लोरिन जो है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मानो एक क्वेश्चन आया आपका कि क्लासिफिकेशन बताओ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट की, उसके साथ में आपको डी ट्यूबोक्लोरिन दे दिया कि थोड़ा बहुत इसके बारे में भी सारी चीजें बता दो, तो आपने बता दी। मान लो अभी आप इसके बारे में पढ़ लोगे बट आपको पेपर में इसके लिए पूछ लिया एग्जाम में रोक्यूरोनियम बताओ,
तो सारी चीजें वो ही सेम लिख के आ जाना, क्योंकि क्या होता है बस थोड़ा पोटेंसी में फर्क आता है ना, एक्शन में फर्क आएगा, लेकिन काम ये भी वैसा ही करेगा। तो बस आपको इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होने चाहिए दोनों के, जो जिनमें हमने इन्हें डिवाइड किया है। तो देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसमें सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लेते हैं। तो देखो नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स का है, यानी डी ट्यूबोक्लोरिन का। तो डी ट्यूबोक्लोरिन क्या करता है, ये कंपीट करता है, यानी कि कंपीट यानी कंपटीशन करता है एसिटाइल कोलिन के। जिस रिसेप्टर पे एसिटाइल कोलिन बाइंड होगा, ये क्या करेगा, उसको हटा के खुद बाइंड हो जाएगा। अगर एसिटाइल कोलिन बाइंड होता तो हमें पता है सोडियम आयंस अंदर आते, पोटेशियम बाहर जाता, तो क्या होता, मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता डीपोलराइजेशन होने की वजह से। बट इसने इसके साथ कंपीट किया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, जहां पे मसल फाइबर हमारे नर्व के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वहां पे एसिटाइल कोलिन रुक गया है कंबाइन होने से रिसेप्टर पे। अगर वो रुकेगा तो क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन रुक जाएगा और फिर मसल रिलैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है। दो वर्ड्स आप अपने दिमाग में एकदम रख लो अच्छे से कि डीपोलराइजेशन का मतलब कुछ नहीं है कॉन्ट्रैक्शन से रिलेशन है, रीपोलराइजेशन का मतलब रिलैक्सेशन से है, ठीक है। अब डीपोलराइजिंग ब्लॉकर जो होते हैं, जैसे सक्सिनाइल कोलिन हो गया, है ना, ये क्या करता है, ये बाइंड होता है निकोटिनिक रिसेप्टर पे, वो भी कौन से, एनएम रिसेप्टर पे। और ये डीपोलराइजेशन, देखो ये डीपोलराइजेशन करा के भी मसल में रिलैक्सेशन करवा दे रहा है। किस तरीके से, अब आप खुद ही सोचो कि आप एक ही जगह पे बहुत टाइम तक जैसे मान लो काम करते रहोगे, या फिर आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से ब्रश कर रहे हो, ठीक है, मानो आप एक ही ब्रश को 10 साल तो यूज नहीं करोगे, है ना, 2 साल नहीं, ठीक है, 5-6 महीने ज्यादा, उसके बाद वो खराब हो जाएगा, फिर उसका एक्शन हमें वो नहीं करेगा, वो अच्छे से हमारे टीथ जो होंगे वो क्लीन नहीं होंगे। तो इसी तरीके से क्या होता है, अब ये इतना जो डीपोलराइजेशन इतना ज्यादा कर देंगे कि वो रिसेप्टर जो होंगे ना वो डीसेंसिटाइज हो जाएंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस टाइम पे कि कॉन्ट्रैक्शन हो या ना हो, ठीक है। तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से खत्म होके मसल हमारी रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल अजीब था बट आपको समझ आ जाए, क्या पता, डीसेंसिटाइज मतलब कोई फर्क ना पड़ना उस पर। ये हो गया सक्सिनाइल कोलिन का। तो इसमें आप देखोगे डी ट्यूबोक्लोरिन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस अगर हम पैरालिसिस का देखें तो इनिशियली जो होता है पैरालिसिस होगा सबसे पहले, यानी रिलैक्स होंगी हमारी छोटी छोटी मसल्स, जैसे कि फिंगर्स की, हमारे टोज की, पैर की, है ना, आईज की, ईयर्स की जो मसल्स होंगी वो हमारी रिलैक्स हो जाएंगी। और ये जो हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है ना, ये हमारे जैसे कोई भी सर्जरी वगैरह होती है तो उस टाइम पे ये ज्यादा यूज होता है इसका। लेटर नहीं तो अगर नॉर्मली मसल रिलैक्स करनी है तो डायजेपाम वगैरह हो गया, या फिर एक बैक्लोफेन आपने सुनी होगी, ये सब दे दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद देखो बिगर मसल्स जो होंगी, जैसे लिम्स की, नेक की, गले की, है ना, ये रिलैक्स हो जाएंगी। देन उसके बाद डायफ्राम जो होता है रेस्पिरेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, अप डाउन हो रहा है, तो वो भी हमारी लास्ट में अफेक्ट हो जाती है। सीएनएस पे क्या है इसका, कि जो डी ट्यूबोक्लोरिन होता है ना, ये हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होने की वजह से, है ना, तो ये हमारा वाटर सोल्यूबल रहता है, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक है। तो कोई सीएनएस पे इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। सीवीएस पे नॉर्मल डोज पे कोई मतलब ज्यादा हमें इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर हम इसकी लार्ज डोज दे दें तो हाइपोटेंशन हो जाएगा, यानी कि बीपी लो हो जाएगा। रेस्पिरेशन में क्या करता है, नॉर्मल डोज पे कोई रेस्पिरेशन में इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, बट लार्ज डोज में अगर हमने दिया तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे, यानी जो गैंग्लियॉन्स होते हैं हमारे न्यूरॉन्स का ही है, ऑटोनॉमिक पे ये क्या करते हैं, गैंग्लियॉन को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। वहां पे भी ये करते हैं थोड़ा बहुत, जैसे एनएन रिसेप्टर है वहां पे भी इनका रोल है, ठीक है। हिस्टामिन रिलीज, डी ट्यूबोक्लोरिन जो होता है ये भी हिस्टामिन का रिलीज करवा देता है। अब जैसे हमारा हिस्टामिन ब्रोंकोस्पाज्म करता है, यानी ब्रोंकाई में कंस्ट्रिक्शन कर देता है, अस्थमा जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, तो ये भी सेम डी ट्यूबोक्लोरिन भी वैसे ही करता है, और हाइपोटेंशन भी करता है, यानी बीपी लो कर देता है, ठीक है। अब डोज देख लेते हैं हम। डी ट्यूबोक्लोरिन की जो डोज दी जाती है 6 से 9 mg कम डोज में दी जाती है। देखो कितना पोटेंट है ये आईवी इंजेक्शन से। विक्यूरोनियम जो हमारा इंटरमीडिएट एक्टिंग था, है ना, वो 80 से 100 मिलीग्राम से भी कम माइक्रोग्राम दिया जा रहा है पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इंट्रावीनस इंजेक्शन से, ठीक है। सक्सिनाइल कोलिन 1 mg पर केजी बाय आईवी दिया जा रहा है, और धीरे धीरे फिर इसकी डोज जो होती है 0.3 mg तक भी चली जाती है, यानी और कम कर दी जाती है, स्लो इंट्रावीनस दिया जाता है ये। इंडिकेशन देखें तो कंबाइन विद एनेस्थीसिया के साथ कंबाइन होकर मसल रिलैक्सेशन करता है ना, जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके साथ भी हम इन्हें यूज करते हैं,
ठीक है, जैसे लोकल एनास्थेटिक्स वगैरह हो गए। ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर, कोई भी जैसे हड्डी डिसलोकेट हो गई है ना, अपनी जगह से हट गई है, तो कोई भी अगर हड्डियों का प्रोसीजर चल रहा है तो वहां पे भी ये दिया जाता है। ट्रॉमा, अगर कोई इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी दी जा रही है किसी मेंटल पेशेंट को, मेंटली जो डिस्टर्ब है उसके न्यूरॉन्स का कनेक्शन अच्छा करने के लिए इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी दी जा रही है, बट उस टाइम पे अगर कोई डैमेज हो जाता है तो उसको भी रोकने के लिए, यानी कोई स्पाज्म वगैरह हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो उसको रोकने के लिए ड्यूटिबोक्यूरिन दिया जाता है। मसल स्पाज्म को रोक देता है एपिलेप्सी और कन्वर्जन के पेशेंट में भी। और माइस्थीनिया ग्रेविस, ये एक हमारी ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें मसल्स बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, तो उसके चेकअप में भी डी-ट्यूबोक्लोरिन दिया जाता है। नॉट टू बी, और हमें किस केस में नहीं देना होता, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब अपोजिट, कि इसको नहीं देना हमें, तो किस केस में, या तो कोई सीओपीडी का पेशेंट है, यानी जिसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, लंग्स की डिजीज है, जो ब्रोंकाई वगैरह है वो ऑलरेडी नैरो हो गई है, रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं हो रही है, और हमने देखा कि अगर हमने लार्ज डोज में इन्हें दिया तो रेस्पिरेशन जो होती है वो डिप्रेस हो जाएगी, यानी रुक जाएगी, तो उस केस में हमें नहीं देना है। ऑलरेडी सीओपीडी में भी यही हो रहा है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ भी नहीं देना होता है, जैसे जो हमारे एस वगैरह इनहिबिटर्स हैं वो क्या करते हैं, वो बीपी को कम करते हैं, और ये भी हाइपरटेंशन कॉज कर दे रहे हैं, तो बीपी कुछ ज्यादा ही लो हो जाएगा, तो इसलिए हमें इसके साथ भी नहीं देना होता है। तो गाइज, इस वीडियो में था हमारा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में। वीडियो कैसी लगी बताया करो कमेंट सेक्शन में, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे प्लीज बताया करो, और कैसी लगी ये भी बताया करो। ठीक है, कमेंट आपके आते रहते हैं तो इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, नहीं तो ऐसी हो जाता है एकदम लो। तो इस चीज को आप समझो और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। अगर आपको अच्छी लग रही है तो ऑब्वियसली आपको शेयर करनी चाहिए अपने और फ्रेंड्स को भी। ठीक है, और नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे। सो थैंक यू।